हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं नेशनल साइंस ओलंपियाड क्लास 10th केमिस्ट्री के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेक्चर में लेके आया हूं PYQs ऑफ 2019 पेपर लेवल 2, जिसमें हम यहाँ पे लेवल 2 में जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे उन्हें डील करने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक, NCERT, CBSE, स्टेट बोर्ड्स, NTSC, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना कोई दूसरी फीस पे करनी होती है, क्योंकि यह सारी चीजें 100% फ्री हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, अ फ्यू मेटल्स आर लिस्टेड इन द गिवन बॉक्स: sodium, aluminium, potassium, zinc, lead, copper, silver and magnesium. Which of the following statements are correct about these metals? 1 and 3 catch fire when kept in open air. 1 और 3 ये आग पकड़ लेते हैं अगर इन्हें खुली हवा में रख दिया जाए। बिल्कुल सही, सोडियम और पोटेशियम बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो खुली हवा में ही आग पकड़ लेते हैं। ओके, सो दिस इज करेक्ट। सेकेंड वाला है 2 and 6 on heating form white and black oxides respectively which are amphoteric in nature. So 2 and 6 जो है वो हमारा 2 and 6, हाँ, सो एल्यूमिनियम और कॉपर जो है ये ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, जिसमें 2 जो है एल्यूमिनियम वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है और जो 6 है वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। और ये व्हाइट और ब्लैक कलर की होती हैं, जिनका नेचर एम्फोटेरिक होता है। दैट मींस कि ये एसिड और बेस दोनों के साथ सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बिल्कुल सही है कि एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे के स्टेटमेंट। 5 is the best conductor of heat while 7 is the poorest conductor of heat. 5 बेस्ट कंडक्टर और 7 पुअरेस्ट, उल्टा कर दिया है। सिल्वर इज द बेस्ट एंड लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। नाउ 4th है 4 हैज वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। 4 की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, जिंक की बिल्कुल भी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। सबसे ज्यादा वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिंक की इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती, वो भी एक टाइम के बाद ब्रेक हो जाता है। वैसे हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला मेटल हमारे पास टंगस्टन है। ओके, देन 1, 7 and 8 आर हाईली मैलिएबल। 1, 7 और 8, 1, 7 और 8 मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल मतलब कैन बी बीटन इनटू शीट्स, जिसमें से सोडियम को आप ऐसा नहीं कर सकते, वो बहुत सॉफ्ट होता है। बाकी सिल्वर अच्छा हाँ मैलिएबल है, मैग्नीशियम भी मैलिएबल है। ओके, सो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। सो अभी सही क्या है? 1 और 2, 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी इट्स करेक्ट। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। यहां एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया है जहां कॉपर पाउडर बीच में रखा हुआ है रेडिश ब्राउन कलर का, वहां से हवा को अंदर डाला जा रहा है और यहां हीट हो रहा है। हीट करोगे अगर आप कॉपर को तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है। इफ एट द एंड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट अ ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग दिस एक्सपेरिमेंट। जो ब्लैक सब्सटेंस लास्ट में बनता है वो कॉपर ऑक्साइड बनता है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कॉपर रिएक्ट हो जाता है। If the gas formed by reaction of zinc metal with dilute HCl is passed over the heated black substance, इसका मतलब zinc gas formed when the reaction of zinc takes place with dilute HCl। तो zinc और HCl की रिएक्शन अगर आप करोगे तो क्या बनेगा? ZnCl2 plus H2, यही बनेगा, जिसमें यहां हम 2 लगा देते हैं, तो ये गैस बन रही है। अब उनका कहना है कि अगर इस गैस को आप हीटेड ब्लैक सब्सटेंस पे पास कराओ तो वापस से रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। क्या होगा? CuO plus H2, है ना, ये अभी ब्लैक कलर का है, ये अभी ब्लैक कलर का है। जब ये H2 के साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले लेता है, तो वो बन जाता है H2O और साथ में कॉपर अकेला। इसका मतलब रेडिश ब्राउन मेटल मुझे वापस से मिल जाता है। क्लियर? सो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। The change discussed in statement 1 is a redox reaction in which the black substance is acting as the reducing agent। नहीं, black substance oxidizing agent है, ये अपनी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे रहा है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। The black substance is formed due to the decomposition reaction, बिल्कुल भी नहीं। black substance जो बनता है वो combination reaction का होता है। इसका मतलब Cu plus O2, 2Cu plus O2 gives 2CuO, ये एक combination reaction है, डिकम्पोजिशन नहीं है। ये स्टेटमेंट भी गलत। एक ही सही है, फर्स्ट, 1 ओनली। ठीक है, चलिए चेक करते हैं।
1 is correct. Okay, आगे. The given table represents the proton number of 7 elements P2V. Study the table carefully and fill in the blanks by selecting an appropriate option. Elements 1 मतलब एलिमेंट्स वो ऑप्शन है 1 बिलोंग टू ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. चलिए देखते हैं ग्रुप 1 में कौन होंगे जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा. यहां देखते हैं किस किस का है. 2,1 एक तो यही हो गया, ये हो गया 2,4, ये हो गया 2,7, 2, 8, 7, 2, 8, 8, 2, 8, 8, 1 एंड 2, 8. ये हो गए हमारे एलिमेंट्स. उसमें एक वो है जिसके बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक ये है. तो मतलब P एंड U. 1 हो सकता है P एंड U. सेकेंड हो सकता है हमारा बिलोंग्स टू ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल वाइल एलिमेंट्स डैश बिलोंग टू पीरियड 3. पीरियड 3 मतलब जिनके शेल्स 3 हो, जिनके पास 3 शेल्स हो. तो कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं? 1 और 2. S और T ऐसे हैं जिनके पास 3 शेल्स हैं. चलिए थर्ड वाला देखते हैं. थर्ड वाला इज belong to period 3 of the periodic table. Next है elements dash form uni negative ions to attain stable configuration. uni negative आप समझते हो, एक नेगेटिव आयन बनाते हैं, ये मतलब -1 वाला आयन बनाते हैं अगर ये स्टेबल स्टेट में आना चाहे. स्टेबल स्टेट मतलब क्या होता है? कंप्लीट शेल, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होना चाहिए. ऐसे कौन से हैं? R और S दोनों के आउटर मोस्ट में 7 है. ये एक एक इलेक्ट्रॉन और ले लेंगे तो स्टेबल हो जाएंगे. तो हमारा ये क्या हो गया? R और S. R और S. और लास्ट है यूनी नेगेटिव आयंस टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाइक एलिमेंट्स डैश. ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? वो है T और V. सो T एंड V इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. ओके, चलिए अब चेक करते हैं हम लोग. PUSTRSTV, PUSTRSTV, ये PUSTRSTV. ओके, आंसर हमारा मैच हो रहा है, देखिए. ठीक है. नेक्स्ट, pH values of 3 acids W, X and Y at different concentrations are given in the table. आप देख रहे हो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम हम बड़ा मतलब कम करते जा रहे हैं, मतलब पानी को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे pH कम हो रहा है. pH बढ़ रहा है इन द सेंस H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है. सो जैसे जैसे पानी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, pH बढ़ता जाएगा. देखो हर जगह pH बढ़ रहा है. What can be concluded from the given information? Okay, let's check. pH values depend upon the concentration of acid taken. बिल्कुल सही, concentration of acid पे depend करता है pH. For same concentration, acid Y produces more hydrogen as compared to acid W and X. उनका कहना है Y ज्यादा एसिड प्रोड्यूस कर रहा है. क्या Y ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है? जब इनका 1 और 0.5 है तो इसका pH 3 है, और जितना ज्यादा pH होता है उतना कम H+ होता है, याद रखिएगा. बिकॉज pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस. ये ब्रैकेट होते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन. तो pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. pH बढ़ेगा तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा. ठीक है. सो ये स्टेटमेंट गलत है. द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसिड इज X मैक्सिमम, फिर Y, फिर W, फिर Y. सो देखते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है X. देखो सेम कॉन्सेंट्रेशन में X का pH हर जगह ज्यादा है, उससे कम है W का, उससे कम है Y का. तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट भी सही है. ठीक है. 1 और A और C मतलब बोथ A एंड C करेक्ट. ओके. द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 2 कंपाउंड्स आर गिवन एज. 2 कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट दीज कंपाउंड्स? फॉल्स. पहला, कंपाउंड 1 ऑन सपोनिफिकेशन विल गिव सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रीसीडिंग मेंबर ऑफ कंपाउंड 2 इन इट्स होमोलोगस सीरीज. ठीक है. इसका मतलब यह कहना है कि जो कंपाउंड 1 है, मतलब ये वाला जो कंपाउंड है, कंपाउंड 1, ये सपोनिफिकेशन में जब इसका सपोनिफिकेशन होगा मतलब NaOH के साथ रिएक्शन, जब इसकी NaOH के साथ रिएक्शन होगी, देखिए ध्यान से, COO और फिर ये है CH3, ऐसे ही है ना. अब सपोनिफिकेशन होगा NaOH के साथ रिएक्शन, है ना, ऐसा रिएक्शन होगा. तो यहां से Na चला जाएगा इस पार्ट के साथ और इसके साथ OH आ जाएगा. तो क्या बन जाएगा? देखिए इधर Na जुड़ जाएगा और यहां CH3OH ये बन जाएगा, है ना. सो आप देख रहे हो क्या बन रहा है, ये 2
सब्सटेंसेस बने हमारे पास, मतलब उस वाले कंपाउंड से हमें ये दो चीजें मिली। चलिए देखते हैं क्या बोला है। कंपाउंड 1 ऑन सपोनिफिकेशन will give sodium salt of preceding member of compound 2। preceding member of compound 2 मतलब compound 2 का एक छोटा मेंबर। compound 2 ये है, एक छोटा मेंबर अगर मैं कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये है preceding member of compound 2, मतलब एक मेंबर पहले, ठीक है। सो कंपाउंड 1 ऑन सपोनिफिकेशन विल गिव सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रीसीडिंग मेंबर ऑफ कंपाउंड 2 इन इट्स होमोलोगस सीरीज एंड मिथेनॉल। तो देखते हैं भाई क्या बन रहा है। एक तो ये बन रहा है, ये बिल्कुल प्रीसीडिंग मेंबर है, देखो उससे मैं इसका प्रीसीडिंग मेंबर है, ठीक है। तो मतलब प्रीसीडिंग मेंबर ऑफ कंपाउंड 2, सॉल्ट ऑफ प्रीसीडिंग मेंबर ऑफ कंपाउंड 2, देखिए ये है सॉल्ट प्रीसीडिंग मेंबर ऑफ कंपाउंड 2, ये है कंपाउंड 2 का प्रीसीडिंग मेंबर, ठीक है। एंड नेक्स्ट एंड मिथेनॉल, और उन्होंने बोला है और मिथेनॉल मिल रहा है, ये मिथेनॉल है CH3OH, क्लियर हुआ, ये मिथेनॉल है CH3OH, मतलब यहां सही दिया हुआ है। कंपाउंड 1 एंड 2 बोथ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखते हैं क्या दोनों को सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हो। 1 2 3 C3, 1 2 3 4 5 6 H6 एंड O2, C3H6O2 इसका है, इसका देखते हैं 1 2 3 C3, 1 2 3 4 5 6 H6 एंड O2, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी गलत सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। कंपाउंड 1 एंड 2 बोथ विल गिव brisk effervescence with sodium bicarbonate as both contain COO group। क्या ये दोनों कंपाउंड्स ब्रिस्क एफरवेसेंस देंगे सोडियम कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट के बाद जो ब्रिस्क एफरवेसेंस बनता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। अब चलो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देगा, वो थोड़ी ना करेगा, एसिड प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्शन। तो ये एसिड है, दिस इज मीथ ईथ प्रोपेनोइक एसिड है ना, ये प्रोपेनोइक एसिड है, ये तो प्रोड्यूस कर देगा, वो नहीं करेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दैट मींस हमारा इनने फॉल्स पूछा है ना, फॉल्स पूछा है, हाँ, तो कौन सा स्टेटमेंट? सी गलत है। क्लियर? चलिए, ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एक्सपेरिमेंट बीइंग कैरिड आउट। पहला, a redox reaction is taking place in test tube 1 in which ferrous sulfide is acting as an oxidizing agent। एक redox reaction हो रही है टेस्ट ट्यूब 1 में जिसमें ferrous sulfide is acting as an oxidizing agent। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहां जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसमें रिएक्शन क्या हो रही है? H2SO4 प्लस FeS। इसमें क्या हो रहा है? FeS में Fe हाइड्रोजन की जगह चला जाएगा, उसे बाहर निकाल देगा और ये बन जाएगा FeSO4 प्लस H2S, ये बन रहा है, ठीक है। सो ये गलत हो गया। इनने हमसे क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। A displacement reaction is taking place in test tube 1 in which an active metal displaces hydrogen। एक active metal हाइड्रोजन को displace कर रहा है from the acid and a gas X is H2, और ये बोल रहे हैं गैस X जो है वो H2 है, बल्कि गैस X जो है वो H2S है, ना कि H2, ये भी गलत। A double displacement reaction is taking place in test tube 2। टेस्ट ट्यूब 2 में क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है? देखें जरा टेस्ट ट्यूब 2 में क्या हो रहा है। यही H2S गैस हमने, देखो ये गैस को पास कराया है इसमें, तो CuSO4 ये दिया हुआ है CuSO4, इसमें जब हमने H2S गैस पास कराई तो क्या बनेगा? CuSO4 में Cu इधर आ जाएगा, H2 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CuS प्लस H2SO4, CuS plus H2SO4, clear? So a double displacement reaction is taking place in test tube 2 and gas X is hydrogen sulfide। बिल्कुल सही है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। A displacement reaction takes place in test tube 2 and a precipitate Y is formed which is white colored। नहीं भाई, ये गलत है, डिस्प्लेसमेंट नहीं डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कॉपर उधर जा रहा है, हाइड्रोजन इधर आ रहा है। स्टेटमेंट सी सही है, स्टेटमेंट सी सही है। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। इसमें हमें करेक्ट मैच देखना है, क्या है? जिप्सम CaSO4.2H2O, बिल्कुल सही। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ये हमारा डाइहाइड्रेट, यही होता है। ग्रीन विट्रियोल इज FeSO4 नॉट CaCl2।
एप्सम सॉल्ट MgSO4.H2O बिल्कुल सही है। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O बिल्कुल सही है। ग्लोबर सॉल्ट FeSO4.7H2O ये गलत है। ओके, सो हमारे 1, 3 एंड 4 सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलिए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। गैस एक्स बर्न्स विद अ पॉप साउंड। देखो यहां पे जिंक है, यहां पे वाटर है ग्लास वूल में सोक्ड। अब ऑब्वियसली चीज है, वाटर आएगा तो यहां पे जिंक से रिएक्ट करेगा स्टीम फॉर्म में। तो स्टीम फॉर्म में जब भी जिंक के साथ रिएक्ट होगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और गैस निकलेगी हाइड्रोजन H2। तो H2 गैस यहां से जाएगी। अब आप उसे अगर बर्न करोगे तो पॉप साउंड आएगा, बिल्कुल सही चीज है। ओके, सो दिस इज करेक्ट। Then when the reaction stops, a yellow residue is left in the test tube 1 which becomes white on cooling। बिल्कुल सही है, जिंक ऑक्साइड जो है वो फाइनली व्हाइट कलर प्रोड्यूस करता है। सो करेक्ट है। गैस X will not be formed if zinc is replaced by silver। यहां सिल्वर रख दो कि गैस X हाइड्रोजन नहीं बनेगी। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि जो सिल्वर होता है उसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से भी कम होती है। तो सिल्वर वाटर के साथ रिएक्ट करने पे यहां से हाइड्रोजन को नहीं हटा सकता। वहीं पे जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है तो हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। ठीक है, सो विल नॉट बी फॉर्म्ड इफ जिंक इज रिप्लेस्ड विद सिल्वर, ये बिल्कुल सही है। द रेसिड्यू लेफ्ट इन टेस्ट ट्यूब 1 इज ZnO व्हिच चेंजेस टू व्हाइट Zn ऑन कूलिंग। ये स्टेटमेंट गलत है भाई, ZnO Zn ही रहेगा, ठंडा होने पे क्यों जिंक बन जाएगा, है ना। सो 3 स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं। इनने पूछा है करेक्ट वाले, तो 1, 2, 3 आर करेक्ट। 1, 2, 3 ऑप्शन सी, ठीक। Next, a certain mass of hydrocarbon P was burnt completely in air. It produced 22 grams of carbon dioxide and 13.5 grams of water. सबसे पहले लिख देते हैं, एक हाइड्रोकार्बन है P, ओके, और इसको अगर आप पूरी तरीके से बर्न करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, वाटर जिसमें बोला हुआ है 13.5 और इनने मॉलिक्यूलर मास क्या दिया हुआ, नहीं हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है पी का, और वाटर कितना, कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया है 22 ग्राम्स, बिल्कुल ठीक। सो अब हम ये देखते हैं कि इनके मोल्स कितने हैं। ठीक है, हम मोल्स निकाल लेते हैं पहले। तो 22/44 गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 विच इज 0.5। ठीक है भाई, तो ये 0.5 मोल है। वहां पे ये किसका है हमने निकाला है, ये 0.5 मोल्स हमारा निकला है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब वाटर को देखते हैं, इट इज H2O। सो H2O का है 13.5 और गिवन मोलर मास कितना होता है 18। ठीक है, सो इट वुड बी 135/18 या 113.5 ही कर लेते हैं हम लोग। मैं पहले उसको 0 से 13.5 में मतलब 135/180 कर रहा था, मगर ठीक है। 18 0 जा 0 पॉइंट लग जाएगा। अब 18 कितने जा 7 8 जा 56 और 5 7 1 जा 5 7 1 जा 7 8 9 10 11 12 126 आ रहा है ना। ठीक है, तो 7 जा 126, तो ये हो गया 0 0 15 14 13 12 11 10 9, ये 9 आ गया, 0 लगेगा। 18 कितने जा 18 90 जाता है क्या, 5 8 जा 40 का 0 कैरी गया और 5 जा 5 6 7 8 9, बिल्कुल सही 0.75। ओके, सो 0.75 मोल्स इसके हैं, 0.5 मोल्स इसके हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं, देखिए ध्यान से देखते रहिएगा। अब हम ये देखते हैं उसमें हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं। अगर हाइड्रोजन के मोल्स को देखें तो 0.75 मोल्स वाटर में, एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो 0.75 मोल्स में कितना हाइड्रोजन होगा, इंटू 2 कर दो उसको, तो हाइड्रोजन के मोल्स आ गए 1.5। और यहां पे देखो कार्बन के, मैंने क्यों निकाला है कार्बन और हाइड्रोजन में अभी बताता हूं। कार्बन के मोल्स देखो आप कितने हैं, 0.5 मोल्स है CO2, और हर CO2 में एक ही कार्बन है, तो सीधा सीधा 0.5 मोल हो गया कार्बन का। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर हम देखें तो दोनों जगह पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन ऑलरेडी है, उन्होंने बोला है बर्न्ट इन एयर, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, तो ऑक्सीजन को आप दोनों जगह से हटा दो, ऑक्सीजन ऑलरेडी दिया है, बचा हुआ क्या है कार्बन और हाइड्रोजन। तो मतलब ये मेरा कंपाउंड ऐसा है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है। तो कार्बन है 0.5 मोल और हाइड्रोजन है 1.5 मोल। ठीक है, तो अगर मैं इसको 1 मान लूं, कार्बन को मैं 1 मान लूं, तो मेरा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, मेरा हाइड्रोजन कितना हो रहा है कार्बन के टर्म्स में 3, 0.5 का 3 टाइम्स होता है ना 1.5, तो ये हो गया C1H
थ्री टाइम्स। अब C1H3 जैसा तो कोई कंपाउंड होता नहीं है, मैं इनको कार्बन को 2 करता हूं, C2, हाइड्रोजन को जब इसको डबल किया तो हाइड्रोजन का 3 भी डबल हो जाएगा, इट वुड बी C2H6। अब C2H6 मेरा कौन सा कंपाउंड होता है? इथीन। चलिए अब हम इथीन का मास निकालते हैं, ठीक है। इथीन का मास कितना हो जाएगा? C2, मतलब 12 2 = 24, और हाइड्रोजन का 6, कितना मास हो गया? 30। ये देखिए 30 आंसर आया है। अब हम चेक करें, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मेरा क्लोजेस्ट कंपाउंड निकल जाए, तो C1H3 ये है। कार्बन को डबल करो, जस्ट हाइड्रोजन को डबल करो, आ गया, इन लाइन आ रहा है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं 30 ग्राम्स हमारा हो रहा है कि नहीं, ठीक है, करेक्ट, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। A few elements are represented as, ये दिए हुए कुछ एलिमेंट्स, which element does not belong to the same period as the other three, इनमें से बाकी 3 के मुकाबले कौन सा एक ऐसा है जो अलग है। अगर हम बात करें W की, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है ना, 6 एटॉमिक नंबर है, तो कितना कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा W का? 2,4। इसका 7 है तो ये हो जाएगा 2,5। 8 है, एक मिनट, Y का 8 है तो ये हो जाएगा 2,6, और Z का 11 है तो ये हो जाएगा 2,8,1। अब इनने बोला है कौन से एलिमेंट सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं, तो ये 3 के पास देखो 2-2 शेल हैं, तो ये सेकंड पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं, बट एक के पास 3 शेल हैं, ये थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है, तो Z जो है वो मेरा ऑड वन आउट है। चेक करें, सी। ओके, नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। द रेशो ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन A हैविंग pH इक्वल टू 2 टू सोल्यूशन B हैविंग pH इक्वल टू 4 इज 100, मतलब कितना रेशो होगा? 100। कैसे होगा? उनने बोला है पहले आप देखो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन A जिसका pH कितना है? 2, और 2 pH को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में 10⁻²। यह कॉन्सेंट्रेशन होता है ना H+ आयन का 2 pH वाले में, ठीक है। और अगर हम B की बात करें तो B में उन्होंने बोला है pH इज इक्वल टू 4 मतलब 10⁻⁻4 है ना। अब दोनों में डिफरेंस देखो कितना है, पूरे 2 जीरोस का डिफरेंस है, मतलब 100 का डिफरेंस आ रहा है, 2 जीरोस, मतलब इतना डिफरेंस है। ये दे देता है ना 10⁻², तो यहां पे देखो 2 पावर्स का डिफरेंस है, ये 10⁻² या -4 है, तो 100 का रेशो बिल्कुल सही बोला हुआ है फिर तो, करेक्ट। जितना pH होता है ना उसको आप 10 की पावर पे चढ़ा दो, वो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है। द pH ऑफ द सोल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, द pH ऑफ द सोल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ सोल्यूशन A विथ pH इक्वल टू 4 एंड सोल्यूशन B विथ pH इक्वल टू 10। चलो इसको सॉल्व करें हम। इनने बोला है A का pH 4 है, B का pH 10 है, तो उन्होंने बोला जो नया सोल्यूशन बनेगा उसका pH 7 होगा। कैसे होगा? चलिए देखते हैं। इसका pH 4 है, इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, इसका H+ और OH- कितना कंसेंट्रेशन है? H+ तो सीधा 10 की पावर पे चढ़ा दो इसको माइनस करके, तो H+ हो जाएगा 10⁻⁻4, ठीक है। ये हो जाएगा 10⁻⁻10, है ना। अब याद रखना H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन प्लस OH- का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इक्वल टू 10⁻⁻14 होता है। ये हमने अपने कंसेप्ट वीडियो में देखा हुआ है, ये हमने अपने कंसेप्ट वीडियो में देखा हुआ है, जो हमने एक्सप्लेनेशन वीडियोस एसिड बेसिस सॉल्ट्स के करे थे, उसमें pH जहां पढ़ा था वहां इनका कॉन्सेंट्रेशन मिक्स होकर 10⁻14 होता है। अब ये अगर 10⁻4 है तो बचा हुआ 10⁻14 में से 10⁻4 को हटा दोगे तो कितना बचेगा? 10⁻10। इतना OH है पहले वाले में, और दूसरे वाले में 10⁻10 H+ है, तो ऑब्वियस चीज है 10⁻4 OH होगा। अब आप देखो 10⁻4 H+, 10⁻4 OH-, 10⁻10 H+, 10⁻10 OH-। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को साथ में मिला दूंगा, और एक चीज उन्होंने क्या बोली है, द pH ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स, ये भी समझ लो 1 लीटर ले लिया, ये भी 1 लीटर ले लिया, तो आयंस तो मेरे पास बिल्कुल सेम है। इसमें 10⁻10 H+ है, इसमें -4 H+ है, दोनों को मिला दो तो कितना हो, मतलब दोनों को आप देखो तो इसके 10⁻10 से उसका 10⁻10 कैंसिल, इसका 10⁻4 से इसका 10⁻4 कैंसिल, तो कॉन्सेंट्रेशन तो इक्वल आ रहा है ना,
इसके पास जो OH है वो उसके पास H प्लस है, जो इसके पास H प्लस है वो उसके पास OH है। जब दोनों को मैं मिक्स कर दूंगा तो सोल्यूशन तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहां क्या दिया हुआ है, द pH इक्वल टू 10 इज 7। जब दोनों को आप मिक्स करोगे तो 7 pH हो जाएगा, pH 7 तो न्यूट्रल होता है। बिल्कुल सही। थर्ड, to increase the pH of a solution by unity, hydrogen ion concentration should be increased 10 times। अब आप खुद सोचिए, ये बोल रहे हैं कि अगर pH को आपको 1 नंबर से बढ़ाना है तो हाइड्रोजन आयन को 10 टाइम्स बढ़ा दो। अरे हाइड्रोजन बढ़ाने पे pH बढ़ता थोड़ी है, pH तो कम होता है। अब आप देखिए, अगर मैंने pH ले लिया, एक मेरे पास सोल्यूशन है pH 1, जस्ट अ मिनट, pH 1 है एक का और एक का pH है 3। तो जिसका pH कम होता है उसमें H प्लस ज्यादा होता है, जिसका pH ज्यादा होता है उसमें H प्लस कम होता है। इसका pH है 1, इसका pH है 3। अब 1 वाले में H प्लस ज्यादा होगा। इनने बोला अगर आपको pH बढ़ाना है, 1 से 3 करना है, तो आप क्या H प्लस आयन के, मतलब प्रैक्टिकली ले लेते हैं हम लोग, जो ये लोग बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं एक यूनिटी से बढ़ाना है, मतलब 1 नंबर से बढ़ाना है। यूनिटी का मतलब होता है 1। तो मैंने 1 नंबर से pH बढ़ा दिया। इसका pH ज्यादा है, इसका pH कम है, इसका pH ज्यादा है। pH 2 ज्यादा होता है, pH 1 कम होता है। बट जितना pH बढ़ता है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। उल्टा चलता है ना, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो pH 1 में H प्लस ज्यादा है, pH 2 में H प्लस कम है। यहां बोला जा रहा है अगर आपको pH 1 नंबर से बढ़ाना है तो हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को 10 टाइम्स बढ़ाना होगा। तो कहां से बढ़ रहा है 10 टाइम्स? भाई कम हो रहा है उल्टा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। गलत हो गया ये स्टेटमेंट। और लास्ट देखिए, द OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन फॉर अ सॉल्यूशन हैविंग pH इक्वल टू 6 इज 10 टू द पावर -8। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, अब जिसका pH यहां 6 दिया है ऑलरेडी, तो pH 6 मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10 टू द पावर -6। और मैंने आपको अभी बताया था कि H प्लस प्लस OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन गिव्स 10 टू द पावर -14। अब 10 टू द पावर -6 आपको H प्लस दे रखा है, तो 10 टू द पावर -6 को 10 टू द पावर -14 से माइनस कर दो, कितना बचा? 10 टू द पावर -8। 10 टू द पावर -8 सही दिया है, ये भी सही है। थर्ड वाला गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? आगे, two groups of students, group P and Q, studied the speed of a reaction between magnesium and sulfuric acid. They summarized their observations graphically as shown in the figure. उन्हें यहां ग्राफ बना दिया, ये ग्रुप P का है, ये ग्रुप Q का है। ठीक है, अब which of the following best identifies the reaction mixture taken by P and Q? एक चीज मैं आपको बता दूं, Q का ग्राफ ज्यादा जा रहा है, P का ग्राफ कम जा रहा है, इसको याद रखना बस। ठीक है, ये Q का ग्राफ है और ये P का ग्राफ है ना। और एक चीज और देख लें, यहां पे दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ H2 पर ml, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पर ml, और ये दिया है हमें टाइम इन सेकेंड्स। देखिए ग्राफ, ठीक है। अब इनमें से कौन सा सही लग रहा है? पहले देखो, 10 सेंटीमीटर ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, 100 ml ऑफ 0.002 मोल्स पर लीटर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहां 0.002 मोल्स है, यहां 0.001 मोल है। ऑब्वियस सी बात है, यहां Q ऊंचा है, मतलब Q में एसिड ज्यादा होगा, तभी उसमें जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। वॉल्यूम ऑफ H प्लस प्रोड्यूस्ड इज मोर और वॉल्यूम ऑफ H प्लस प्रोड्यूस्ड इज लेस। P में कम है H में, और Q में ज्यादा है हाइड्रोजन। तो जहां पे हमने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड लिया होगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड लिया होगा, ऑब्वियस चीज है वहां हाइड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ये वाले केस में तो P में ज्यादा दिख रहा है, Q में कम दिख रहा है, ये गलत हो गया। इस वाले में देखो, 5 सेंटीमीटर ऑफ मैग्नीशियम, 5 सेंटीमीटर ऑफ मैग्नीशियम, कंडीशन सेम है। 100 ml ऑफ 0.001 और 0.002। अब 0.002 मोल्स ज्यादा होता है, 0.001 मोल्स कम होता है। देखिए P वाले में क्या दिया हुआ है, P वाले में कम और Q वाले में ज्यादा। P वाला कम ग्राफ है, Q वाला ज्यादा है, तो हाइड्रोजन Q में ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन Q में ज्यादा प्रोड्यूस होगी क्योंकि उसमें एसिड थोड़ा सा मोल ज्यादा है एसिड के, है ना। सो ऑब्वियस चीज है, ये पॉइंट मेरा सही है। थर्ड वाला, फोर्थ तो हटा ही दो, नन ऑफ दीज है। थर्ड वाला देखो, 5 सेंटीमीटर ऑफ मैग्नीशियम, 5 सेंटीमीटर ऑफ मैग्नीशियम। फिर देखो, इसे उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया है 0.01, इसे वीक करा है 0.001। सेम वही केस
गलत है, यहां एसिड ज्यादा होना चाहिए, वहां कम होना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लें, बी वैसे करेक्ट है, बी इज करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, बी करेक्ट है ना। कंपाउंड X इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग 2 कार्बन एटम्स एंड 1 डबल बॉन्ड। 2 कार्बन एटम है और 1 डबल बॉन्ड है, मतलब यहां H2 बन गया C2H4, है ना। C2H4 वाले कितने हैं? C2H4 इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। उसको आपने स्टीम से रिएक्ट कराया कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो Y बना। जब भी इसको स्टीम से रिएक्ट कराओगे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो यहां पे बनेगा इथेनॉल। ठीक है, इसका मतलब CH3CH2OH ये बनेगा। दोनों केसेस में CH3CH2OH दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या? CH3CH2OH दोनों अभी तक सेम है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। उनने बोला इस CH3CH2OH मतलब C2H5OH इसको हमने क्या किया है? KMNO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। KMNO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन जब भी आप करोगे ना अल्कोहल का, जब भी आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एसिड मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने पढ़ा हुआ है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपको कार्बोक्सिलिक, वैसे पहले एल्डिहाइड देता है फिर कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। KMNO4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इट कैन ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज कर सकता है अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में। कितने कार्बन का अल्कोहल है? 2 कार्बन का अल्कोहल है, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा CH3COOH। कहां दिया है? ये दिया है CH3COOH। भाई जब 2 कार्बन का अल्कोहल है तो 3 कार्बन का एसिड कहां से बन रहा है? 1 कार्बन कहां से एक्स्ट्रा दे दिया आपने, है ना। सो CH3COOH इज द करेक्ट, ये वाला आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन एस्टर्स। यहां पे हमें सही स्टेटमेंट निकालने हैं एस्टर्स के लिए जो दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है हमारा मिथाइल इथेनोएट, ओके, इथाइल प्रोपेनोएट, प्रोपाइल मिथेनोएट, ब्यूटाइल इथेनोएट, फिर प्रोपाइल इथेनोएट एंड इथाइल मिथेनोएट। 6 एस्टर्स दिए हैं। इन्हें बोला है करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। 2 और 5 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास सेम होगा 2 और 5 का, तो ये है 2, ये है 5। देखिए क्या है, ये है इथाइल प्रोपेनोएट, ये है प्रोपाइल इथेनोएट। तो प्रोपाइल इथेनोएट इथाइल प्रोपेनोएट कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम होगा। क्योंकि कॉम्बिनेशन सेम है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन और सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। नेक्स्ट, 1 and 6 both contain 8 हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल। 1 और 6 दोनों में ही 8 हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल मिलते हैं। सो 1 और 6 क्या है भाई हमारा? 1 और 6 मतलब ये वाला, और 6 का है ये वाला। मिथाइल इथेनोएट और इथाइल मिथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट या इथाइल मिथेनोएट में CH3COOCH3। इनने बोला है 8 हाइड्रोजन एटम्स, 3 and 3 6। मुझे तो यहां 6 ही दिख रहे हैं, कहां है 8? गलत। देखिए अब थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 3 इज फॉर्म्ड बाय एस्टरिफिकेशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड एंड मिथेनॉल। अब प्रोपेनोइक एसिड और मिथेनॉल के जुड़ने पे, इसका मतलब ये है हमारा प्रोपेनोइक एसिड और ये है मिथेनॉल। ठीक है, जब ये जुड़ेगा तो OH और H इस तरीके से H2O बन के तो निकल जाएगा, है ना। अब H2O बन के निकला मतलब हम इसको हटा देते हैं, सिर्फ हमारे पास ये बचा हुआ है। अब जब ये CH3O इधर लगेगा तो ये हमारा बन जाएगा इथाइल इथेनोएट। ठीक है, यहां पे हमारा कंपाउंड जो है वो बोलता है प्रोपाइल मिथेनोएट, थर्ड वाला, तो इसका मतलब वहां प्रोपाइल मिथेनोएट दिया हुआ है और मिथेनोएट अकेला ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि CH3 के साथ हम COO को भी काउंट करते हैं, तो ये इथाइल इथेनोएट बन जाएगा। इसलिए हम इसे, इस स्टेटमेंट को गलत बोलेंगे, बिकॉज द नॉमेनक्लेचर इज गिवन रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। लास्ट पार्ट आता है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन 4 इज 62.07। अब अगर हम फोर्थ वाला देखें, ब्यूटाइल इथेनोएट, ठीक है, सो ब्यूटाइल इथेनोएट is C6H12O2। ठीक है, C6H12O2 is ब्यूटाइल इथेनोएट। अब ध्यान से देखिए, इनने यहां पे बोला है हमें कार्बन का परसेंटेज चाहिए। सो कार्बन हो गया, कार्बन का मास होता है 12 इंटू 6 कितना हो जाता है? 72। हाइड्रोजन है
मास 1 और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 12, सो दिस इज 12। ऑक्सीजन का होता है मास 16 और कितने ऑक्सीजन है 2, तो ये हो गया 32। टोटल मास देखिए कितना हो रहा है, ये हो गया 6 7 8 9 10 11 116, ये टोटल मास है। सो 116 इज द टोटल मास। परसेंटेज निकालना है तो हो जाएगा इंटू 100, और कार्बन का मास कितना है 72। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हमारा हो जाएगा 2 18 2 2 4 एंड 2 9 18। ठीक है, नाउ 18 अपॉन 29 इंटू 100। ठीक है, देखिए इसको 29 से हम डिवाइड करेंगे, 0 ज़ा 0, आंसर आ गया हमारा 18, पॉइंट लगाओ और एक 0 लगा दो। ठीक है, अब 29 कितने टाइम्स जाएगा ये हम लोग एक बार चेक करते हैं पहले। 6 9 54 एंड 5, 6 2 12, 13 14 15 16 17, 174 हमारा आंसर आ रहा है, दैट इज वेरी क्लोज टू 180। चलिए, तो 29 6 आर 174। ठीक है, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसे हम हटा देते हैं, बाद में इंटू 100 कर लेंगे। ये हो गया हमारा 0, ये भी हो गया 0, और ये हो गया हमारा 6। ठीक है, एक और लगाइए 0, और अब देखिए कि 29 मतलब 29 2 से जा सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोज टू 60 पहुंच जाएगा, इंटू 2 कर देते हैं। 2 9 18 का 8, कैरी गया 1, 2 2 4 5, 58, आंसर आया हमारा 2। ठीक है, एक 0 लगेगा, तो इसके बाद लगाइए एक 0, क्योंकि 29 से जाएगा नहीं, वो 0 किया हमने, 200 हो गया। ठीक है, अब देखिए 29 हम लेके जाते हैं इसको 6 एक बार, 6 9 54 एंड 5, 6 2 12, 13 14 15 16 17, 174। अभी और स्कोप है, इंटू 7 लेके जाइए, 7 9 63 एंड 6, 7 2 14 एंड 6 हो गया हमारा 20, 203। ये ज्यादा जा रहा है, हम इसको 6 ही लेके जाते हैं, 174। चलिए, अब ये आ गया 0.6206। ठीक है, और इंटू 100 करना है, तो इंटू 100 करेंगे तो 2 पॉइंट्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, हमारा ये जो पॉइंट है 2 वैल्यूज से उस साइड, तो आ जाएगा 62.06। ओके, अब हमारा आंसर देखिए क्या दिया है, 62.07। इसका मतलब 6 के बाद एक ऐसा नंबर होगा जिसको राउंड अप करके उन्होंने उसको 7 में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर भी नहीं है, इसको हम लोग राउंडिंग अप बोलते हैं, जो कि 11th क्लास में सिग्निफिकेंट फिगर्स में आता ही है। ठीक है, तो 62.07 बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो हमारे ऑप्शंस जो है 1 एंड 4 ये करेक्ट है। ठीक है, देखिए, ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट R forms a compound RH with hydrogen. This compound dissolves in water to form a solution having pH लेस देन 7। मतलब ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एसिडिक है, लेस देन 7 बोला हुआ है ना, तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि एसिडिक है। अगर दूसरा देखें, एलिमेंट Q फॉर्म्स अ कंपाउंड Q2O। Q2O एक ऐसा कंपाउंड है जो पानी में डिसॉल्व होकर एक ऐसा सोल्यूशन दे रहा है जिसका पीएच ग्रेटर देन 7 है। ग्रेटर देन 7 में क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, तो ये हो गया हमारा बेसिक सोल्यूशन। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि जो ये कंपाउंड R है ये कोई नॉन मेटल है, और ये जो कंपाउंड Q है ये कोई मेटल है। ओके, सो अब आप ये देखिए, इसकी वैलेंसी कितनी है, RH मतलब वैलेंसी 1 है इसकी। ठीक है, इसकी वैलेंसी इज 1, किसकी, R की। और जो Q है इसकी वैलेंसी कितनी है, 1, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो Q हमें 2 लग रहे हैं। अब Q जो है वो पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है। ऑक्सीजन के 2 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए Q भी हमें 2 चाहिए होंगे, 2 पॉजिटिव्स के साथ। ठीक है, सो Q की वैलेंसी हो गई हमारी 1। ओके, अब ये जो दोनों कंपाउंड्स है हमारे, जो एक बना रहा है RH और एक बना रहा है Q2O,
इन दोनों की ही वैलेंसी कितनी है 1 1। इसका मतलब एक होगा ग्रुप 1 में और एक होगा ग्रुप 17 में, क्योंकि ग्रुप 17 में हैलोजेंस होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है और ग्रुप 1 जो होता है उसमें एल्कली मेटल्स होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है। सो ये दोनों 1 1 वैलेंसी वाले एक ग्रुप 17 और एक ग्रुप 1 के हैं। यहां ग्रुप 1 और ग्रुप 17 का कॉम्बिनेशन देखिए ये दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने पूछा है हमसे R और Q के बारे में रिस्पेक्टिवली। सो जो R है वो हमारा ग्रुप 17 का होगा और जो Q है वो ग्रुप 1 का होगा। इसका मतलब क्या है, ग्रुप 17 और ग्रुप 1 का कॉम्बिनेशन ऑप्शन डी। ठीक है, चेक करें, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, अब यहां पे हमसे उन्होंने बोला हुआ है कि भाई ये कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं यहां पे इस चार्ट में और हमें इन ऑप्शंस में से सही बताना है। तो सबसे पहले है द पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। पीरियोडिक टेबल में हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है, तो हम यहां पे एटॉमिक नंबर के हिसाब से मान सकते हैं। यहां इलेक्ट्रॉन नंबर दिया है, ठीक है, न्यूट्रॉन नंबर तो हो ही नहीं सकता, प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली प्रोटॉन नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन 2, तो पीरियोडिक टेबल पीरियड्स में जाती है, जो पीरियड्स है वो शेल नंबर बताते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स, और जो ग्रुप्स है वो हमें क्या बताते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो ग्रुप बता रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो 2 है वो हमें क्या बता रहा है, पीरियड्स हैं, तो पीरियड्स बताते हैं हमें कि कितने शेल्स हैं। सो नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, सो नंबर ऑफ शेल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स 2 में, और थर्ड वाला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्ड वाला, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 4, ग्रुप्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या चीज ऐसी है जो ग्रुप में इंक्रीज होती है, अगर हम बात करें ग्रुप में, तो एटॉमिक साइज जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि एक एक शेल और ऐड होता जा रहा है। तो एटॉमिक साइज मतलब एटॉमिक रेडियस, तो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन भी मैच हो रहा है, एटॉमिक रेडियस। और लास्ट दिया है पीरियड डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, जो एटॉमिक रेडियस होता है वो पीरियड में अक्रॉस, मतलब सेम पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज जो है वो धीरे 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 डिक्रीज होता जाता है, और उन्हें वही पूछा हुआ है। ठीक है, अब एक चीज और होती है पीरियड में कि अगर आप साइज को डिक्रीज करोगे तो हम पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साथ ही साथ में डिक्रीज होता है मेटालिक कैरेक्टर और इंक्रीज होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो यहां पे क्योंकि उन्होंने डिक्रीज पूछा हुआ है तो मेटालिक कैरेक्टर या फिर एटॉमिक साइज दोनों की बात हो सकती है। हमारा 5th पॉइंट बोलता है मेटालिक कैरेक्टर, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। दैट मींस सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, C is the correct answer. Next, an alkane P can have only 3 chain isomers. जो P है उसके पास 3 आइसोमर्स बन रहे हैं, ठीक है। In one of its isomers, all the alkyl groups attached to central carbon atom are same. The preceding and succeeding homologues of P are respectively. इनने बोला एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल कार्बन से जुड़े हुए जो हमारे एल्काइल ग्रुप्स हैं, जितने भी एल्काइल ग्रुप्स हैं वो सब सेम है। तो इसका मतलब ये एल्काइल ग्रुप्स हैं हमारे, ठीक है। अब अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे तो कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 कार्बन का C5H12, ये क्या होता है, ये हमारा होता है पेंटेन। अब उनने ये पूछा हुआ है कि हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जिसके 3 आइसोमर्स हैं, तो पेंटेन के 3 आइसोमर्स बनते हैं। कौन कौन से आइसोमर्स बनते हैं, हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो जो था, कंसेप्ट वीडियो, उसमें पढ़ा था। एक बनता है एन पेंटेन, एक बनता है आइसोपेंटेन, और एक बनता है नियोपेंटेन। ये 3 ही आइसोमर्स पॉसिबल है पेंटेन के लिए, और है ही नहीं, क्योंकि ब्यूटेन के लिए अगर आप देखते हो तो ब्यूटेन में 2 आइसोमर पॉसिबल है, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। फिर एक कार्बन बढ़ जाता है तो एक आइसोमर भी बढ़ जाता है, तो पेंटेन के 3 आइसोमर है, ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक आइसोमर में सारे अल्काइल ग्रुप्स जितने भी जुड़े हुए हैं सेंट्रल कार्बन से वो सारे सेम है, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब उन्होंने पूछा है द प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग होमोलोग्स ऑफ पी आर रिस्पेक्टिवली। प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग, इसका मतलब अगर एक C5H12 है, C5H12, तो एक होगा हमारा C4H10 और दूसरा होगा C6H14। ओके, सो C6H14, C4H10 दिया है, ये दिया है C4H10, और एक दिया हुआ है C6H14। ओके, ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो चलिए इसी के साथ हमारे PYQs का लेवल 2 2019 के क्वेश्चन पेपर का भी कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं कि आप अपने वीडियोस को सीक्वेंस में मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे कैसे देख सकते हैं। सबसे पहला तो आपको सजेशन ये होता है कि आप मैग्नेट ब्रेन्स के ही चैनल पे प्लेलिस्ट को फिल्टर पे लगा के और फिर प्लेलिस्ट को सर्च करें। इफ इन केस प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com पे जा सकते हैं। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो कोर्सेज की लिस्ट दिखेगी, वहां ओलंपियाड पे क्लिक करें। जैसे ही ओलंपियाड पे क्लिक करेंगे, यहां आपको ऑप्शन मिलेगा क्लासेस का, 10th पे क्लिक कर दीजिए। क्लास 10 पे हमने क्लिक किया, हमारे पास सारे ऑप्शंस यहां पे ओलंपियाड्स के आ चुके हैं। साइंस ओलंपियाड में केमिस्ट्री आपके पास है, साइंस ओलंपियाड में यू हैव बायोलॉजी, फिर है मैथ्स और फिर इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड। केमिस्ट्री के लिए आपने अगर वॉच नाउ पे क्लिक किया तो आपके पास एक ऐसा पेज ओपन होगा जहां पे केमिस्ट्री के कोर्स की डिटेल्स दी होंगी और नीचे चैप्टर्स दिए होंगे। आप चैप्टर पे क्लिक कीजिए, ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा, उसमें चैप्टर जो टॉपिक्स होंगे वो सीक्वेंस में डले हुए होंगे। जब आप सीक्वेंस में टॉपिक्स को देखें, आप सीक्वेंस में सारे टॉपिक्स को जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। वॉच नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहां पे आपका वीडियो ओपन हो जाएगा, आप उसे प्ले करके इसी वेबसाइट पे देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड्स, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है। यहां सारी चीजें 100% फ्री हैं। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, अपने रिलेटिव्स और अपने पीयर ग्रुप के साथ, सो दैट टुगेदर वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू।